नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुसीबतें थी बाहर तो थी कि अगर आप पॉलिटिकल लेवल पर मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पर देखिए तो पॉलिटिकल स्टांस उनका काफ़ी ख़राब हुआ और ट्रम्प के साथ उनके जो मतभेद हैं वो अब तो पूरे जग जाहिर हैं। ट्रम्प ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और इतना सारा मतलब प्रेशर उनके ऊपर डाला गया इस डील को करने के लिए, वो भी चीज़ बाहर आ गई। मतलब एक तरीके से इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू को घेरने की कोशिश यहाँ पर हुई। और अब अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए इजराइल की, तो उसके अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए का नाम जो है वो लगातार खराब होगा। और कहते हैं कि इस समय जो डिफरेंट सर्वेस कराए गए, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर, तो जितने भी डिफरेंट सर्वेज आ रहे हैं उसमें बेंजामिन नेतन्याहू की ऑल टाइम रेटिंग लोएस्ट पर है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को कह रहे हैं कि अगर सरकार बनानी है तो उनको बहुत स्ट्रांग कोलिशन की ज़रूरत पड़ेगी और वो कोलिशन शायद उनको सपोर्ट ना करे। और एक दूसरा नाम बहुत तेजी से इस समय मैं मतलब पिछले 6 महीने या 1 साल में ही देखा है, बहुत तेजी से राइज हुआ है जो दूसरा नाम, दैट इज आइजनकॉट। आइजनकॉट वही आइजनकॉट जो कि आईडीएफ के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एक तो बहुत पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं है। और शायद इजराइल में इस बार जो सिटीजन्स का मन है वो किसी बहुत स्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडर को लाने का नहीं है, ऐसा ओपिनियन और सर्वेज में, तमाम ओपिनियन और सर्वेज में दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, जो इजराइल के जो सर्वेज होते हैं या जो छोटे देशों के सर्वे होते हैं वो सटीक थोड़े होते हैं, और इंस्टेड ऑफ कि भारत का सर्वे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो टिकट साइज़ बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर इजराइल के अंदर जो साइज़ है वो बड़ा होता है, ज़्यादा लोगों से बात करके वो सर्वेज निकाले जाते हैं, ओपिनियंस निकाले जाते हैं, तो बहुत हद तक वो सही भी निकलते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करते हैं इसमें पूरा बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पॉलिटिक्स के लिए क्या सेटबैक है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय पर अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर आपकी और हेल्प करने वाला है। इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर में आप अगर 9 महीने का कोर्स खरीदते हैं, 2027 के आप एस्पिरेंट हैं, तो उस कोर्स में आपको 27 महीने की वैलिडिटी मिलती है। और सबसे खास बात, ये हमारा लास्ट बैच है इस ईयर का, आप ऐसा समझ के चलिएगा, क्योंकि दिसंबर तक जो पूरा सिलेबस खत्म कराने की जिम्मेदारी होती है वो यही लास्ट बैच उठा सकता है। अब इसके बाद के जो बैचेस आएंगे फिर उसमें दिसंबर पार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो 9 मंथ्स का कोर्स है, 27 मंथ्स की वैलिडिटी है। आप 12 महीने का कोर्स खरीदो तो 36 महीने की वैलिडिटी है। प्राइस सेम रहेगा, 21,999, 23,999 और 28,999 रिस्पेक्टिव मंथ्स के लिए। तो ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर का आज आखिरी दिन है और अगर आप आज इस ऑफर को अवेल करते हो, यानी कि 30 तारीख को इस ऑफर को अवेल करते हो, तो आपको यूपीपीएससी का कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि यूपीपीएससी की भी नोटिफिकेशन आ गई तो वो इसके साथ एडिशनल आपको फ्री मिलेगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखो, हमास का अटैक हुआ 2023 के अंदर, 7 अक्टूबर को हमास अटैक हुआ और पूरी जो चर्चा थी हमास अटैक के बाद वो बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर आकर के टिक गई। और टिकनी भी थी क्योंकि पीएम थे तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी सारी उनकी बनती है। लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बेंजामिन नेतन्याहू का। क्रिटिसिज्म हुआ कि आखिर इजराइल की सिक्योरिटी कहाँ क्या कर रही थी, आखिर इजराइल की सिक्योरिटी तुरंत रिटेलिएट क्यों नहीं कर पाई। मोसाद को इतना स्ट्रांग माना जाता है, क्या मोसाद के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि हमास ऐसा अटैक करने वाला है। मोसाद ने अपना पल्ला झाड़ा कि भाई हमने तो इनको इन्फॉर्मेशन दी थी, बट उतनी लेवल पर तैयारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत टारगेट करने की कोशिश इजराइल के अंदर की गई और कहीं ना कहीं वो अब इलेक्शंस में रिफ्लेक्ट भी करने लग गई है, इलेक्शंस में साफ दिखने लग गई है। तो जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का नाम जो है वो खराब होना शुरू होता है, वैसे ही एक नाम पैरेलली इजराइल की पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से चढ़ता है। 2022 में इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन अगर असल में इनको जो फायदा हुआ वो 2024 से 25 के बीच में इनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। वो नाम है फॉर्मर आईडीएफ चीफ, दैट इज आइजनकॉट। फॉर्मर आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ आइजनकॉट, जो कि 40 साल का जिनका मिलिट्री एक्सपीरियंस है और बहुत ही कम इनको पॉलिटिकल एक्सपोजर है। इनको बहुत पॉलिटिकल व्यक्ति है, बहुत स्टैब्लिश पॉलिटिकल व्यक्ति आप नहीं कह सकते। यही आइजनकॉट जिनकी तस्वीर आप इस समय पर देख रहे हो, इनको माना जा रहा है कि इस बार के इलेक्शंस में बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े चैलेंजर आइजनकॉट होंगे। बिल्कुल सही बात है ये। आज तक हम समझते थे कि बेनी गांट्ज शायद बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े चैलेंजर होंगे, लेकिन जिस तेजी से पिछले 1 साल के अंदर आइजनकॉट का नाम ऊपर चढ़ा है इजराइल की पॉलिटिक्स में, माना जा रहा है कि शायद आइजनकॉट इजराइल के पीएम, नेक्स्ट पीएम बनते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ये सब हुआ कैसे? अब देखिए, रिसेंट जो पोलिंग हुई है, इनकी पार्टी का नाम है याशर पार्टी। एक तो इस नाम में भी बहुत सिग्निफिकेंस है जो थोड़ी देर में बात
करेंगे उसके ऊपर। तो इनकी पार्टी है याशर पार्टी। जितने भी सर्वेज हुए हैं उसके अंदर माना जा रहा है कि याशर पार्टी को बहुत तेजी से, इट इज़ रैपिडली गेनिंग इट सपोर्ट, बहुत तेजी से इनका वोट बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई स्पेसिफिक वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग नहीं करते। तो स्पेसिफिक वोट बैंक की जब पॉलिटिक्स नहीं करते और ऐसे क्योटिक टाइम में ऐसी पार्टीज को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होता है। तो वो फ़ायदा शायद हो सकता है आइजनकॉट को यहाँ पर मिल जाए, और इसीलिए लोग इनको अपना नेक्स्ट प्रीफरेंस मान रहे हैं, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू को ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, आइजनकॉट इतना बड़ा नाम बने कैसे? अब देखिए 7 अक्टूबर का जो पूरा अटैक था, उस अटैक में अगर आप इजराइल की पॉलिटिक्स देखिए तो इजराइल की पॉलिटिक्स जो अपोजिशन पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़े एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल नेम्स अगर आप उठा करके देखें तो सबसे पहले बेनी गांट्स को आप बोल दोगे, दूसरा नाम यार लैपिड को आप बोलोगे, उसके बाद आप बेनेट को बोल सकते हो, नाफ्ताली बेनेट, यायर लैपिड, बेनी गांट्स, यही 2-3 जो बड़े नाम पॉलिटिकल नाम है। इंटरनेशनली तो इन्हीं को ही जाना जाता है, ये पॉलिटिकल नाम है। यही पूरी अपोजिशन की पॉलिटिक्स रिवॉल्व होकर के ख़त्म हो जाती है। और भी बहुत छोटी छोटी पार्टीज़ हैं लेकिन उनके पास सीटें इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। टोटल 120 ही सीट हैं, तो 120 में उतनी सिग्निफिकेंट सीट उनके पास नहीं है। तो मेजर जो अपोजिशन पॉलिटिक्स चलेगी वो इन 3 नेताओं के अराउंड चलनी थी, और सबको लग रहा था कि यही 3 में से कोई एक नेता जो है वो पीएम बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब एकदम शॉकिंग एकदम शॉकिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या ये तीनों में से कोई भी नेता नहीं है बल्कि आइजनकॉट है। आइजनकॉट ने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया। 2022 में इन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत करी बेनी गांट्स के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो कि नेशनल यूनिटी अलायंस है, अलायंस बनाया। और उसके बाद फिर उनको लगा कि भाई बेनी गांट्स के तो अपने अलग अपना अलग एक ज़रिया, एक अपना नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो थोड़े से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल लीनिंग उनकी बहुत ज़्यादा है, उनके साथ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने फिर अपना ही एक अलग मूवमेंट शुरू किया याशर नाम से। ये याशर मूवमेंट बहुत बड़ी चेंज लेकर के आ रहा है। याशर का मतलब क्या है ज्यूज़ में, अगर इसको देखें हिब्रू के अंदर, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप कह सकते हो ऑनेस्ट। तो यही बस वो प्रमोट भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जनता से छुपाई जाती हैं, मोसाद का पूरा इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ओपेकनेस है इजराइल की पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊँगा तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा, आई विल फोकस ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडरशिप। तो रादर देन आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग एंड लीनिंग, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडरशिप की तरफ फोकस करेंगे, ऐसा इनका कहना था। और लोगों ने उससे कनेक्ट भी किया, और बिल्कुल कनेक्ट करेंगे भी, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस समय इजराइल के लिए, तो वो जाहिर सी बात है उससे कनेक्ट करेंगे भी। अब यहाँ पर बाकी अगर आप याशर पार्टी का देखो तो याशर पार्टी 2026 में जून में जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं अभी रिसेंटली, उसमें माना जा रहा है कि नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसके बाद याशर पार्टी एकदम बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट इनके बीच में है। 120 सीटों में से जो इजराइल के पार्लियामेंट में नेसेट जिसको कहते हैं 120 सीटें होती हैं, उनमें से 23 सीट अगर लिक्विड पार्टी जीत रही है तो याशर पार्टी को 21 सीटों पर जीतता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। और दूसरा मेजर कोलिशन जो है वो 2 प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में है। एक्स प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड और एक्स पीएम आपके बेनेट, इन दोनों ने 2022 में ही अपना एक अलायंस कर लिया था, अनाउंस भी किया था उसको पब्लिकली। अगर इस अलायंस की पार्टी देखें तो मिला करके 17-18 वोट आएंगे। अब इजराइल की पॉलिटिक्स में आप खुद की अपनी इंडिविजुअल सरकार तो कभी नहीं बना सकते, आपको कोलिशन ही करना पड़ेगा। तो कोलिशन यहाँ पर अगर होगा तो बेनेट और लैपिड का जो अलायंस है वो लिक्विड पार्टी को देखने से पहले वो उनके लिए अच्छा होगा कि वो याशर पार्टी की तरफ देख लें। और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि बहुत लाइकली चांसेस हैं कि याशर पार्टी जो है वो अब सरकार बनाए और आइजनकॉट उसके पीएम बने। अब याशर पार्टी का सबसे बड़ा जो सबसे जो प्लस पॉइंट है उनका, दैट दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द फैक्शंस। लिक्विड पार्टी के साथ अलायंस कौन बनाएगा? जो राइट विंग पार्टीज होंगी या जो रिलीजियस पार्टीज होंगी। लेकिन आइजनकॉट ने एक पूरा जो स्पेस है उसको दिया हुआ है सारी पार्टीज को, सारी आइडियोलॉजीज को। इसीलिए वो कह रहे थे कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल लीनिंग हम नहीं रखेंगे। तो इसमें राइट भी आ सकते हैं, रिलीजियस भी आ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट लीनिंग फैक्शंस भी आ सकते हैं, सेंट्रिस्ट भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो सेंट्रिस्ट अप्रोच जो उन्होंने लिया है वो बेस्ट है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको इस बार काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। चैनल 12 के सर्वे के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 38% यहाँ पर आइजनकॉट और नेतन्याहू के 36% चांसेस हैं। और इस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी काफ़ी गिरी है। बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी गिरने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा कि क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी नाम से पूरा फेमस किया था इजराइल के अंदर, कि भाई मैं इजराइल को हर चीज़ से बचाऊंगा,
लेकिन 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू की ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ख़राब हो गई, और इसीलिए आइजनकोट आईडीएफ चीफ भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति भी हैं, तो सबको लगा कि शायद ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो हिजबुल्लाह को, जो इनको मुंह की दे सकता है, जो कि इनको मतलब बिल्कुल पीछे ढकेल सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, लोगों को ऐसा भी लगना शुरू हो चुका है, लोग ये भी मानने लगे हैं कि इजराइल के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर बनाया गया इस ईरान वॉर के दौरान, और इस प्रेशर से इजराइल को नुकसान हुआ है। ट्रंप ने खुलेआम बेइज्जती भी कर दी है, तो लोगों को लगने लगा कि भाई आपने उनके प्रेशर में आकर के डील क्यों साइन करी। अब आपका मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लेबनान में नहीं चल सकता, अब आप हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो कि एक बहुत बड़ा इजरायली सेटबैक है। और इसीलिए सबका मानना है कि शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर कोई है, दैट विल बी आइजनकोट। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है जो दबे ना, जो पीछे ना हटे, दैट इज़ आइजनकोट। और इजराइल की पॉलिटिक्स हमेशा से ऐसी रही है, कोई बहुत ज़्यादा टिम टाम नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं वो लोग। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।